किताब ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोए हुए घरों व ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली के 1 से 6 भावों को बाईं तरफ के या फिर पहली तरफ के भावों के नाम से जाना जाता है और 7 से 12 भावों को दाईं तरफ के भाव माने जाते हैं। अगर पहली तरफ के या फिर बाईं तरफ के 1 से 6 भाव में कोई ग्रह न हो तो बाद के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे, लेकिन जब बाद के घर खाली हों, मतलब 7 से 12 भाव में कोई ग्रह न हो तो पहली तरफ के भाव सोए हुए माने जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस घर में कोई ग्रह न हो, जहाँ जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, वह सोया हुआ घर कहलाता है। जो घर सोया हुआ हो उससे संबंधित चीजों का फल तब तक नहीं मिलता जब तक उसे जगाया न जाए। सोए हुए घरों को जगाने के लिए ग्रहों की मदद ली जाती है। यदि पहला घर सोया हुआ हो तो मंगल देव के उपायों की मदद ली जाती है, जैसे मंगलवार का व्रत करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं व प्रसाद बांट दें। मूंगा दान करने से भी पहले घर जागता है। यदि दूसरा घर सोया हुआ हो तो चंद्रदेव के उपायों की मदद ली जाती है। इसके लिए चांदी की अंगूठी या अन्य कोई आभूषण जो चांदी से बना हो को धारण करना चाहिए। माता की सेवा करने और उनके सुखों की करने से यह घर जागृत हो जाता है। मोती धारण करने से भी लाभ मिलता है। तीसरा घर को जगाने के लिए बुध देव के उपाय किए जाते हैं। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार कुंडली के चौथे भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो चंद्रदेव से संबंधित उपाय करने चाहिए। सोमवार के दिन साबूदाने की खीर का प्रसाद बांटें। शिवलिंग को जल अर्पित करें। पांचवें घर को जगाने के लिए सूर्य देव के उपाय करने चाहिए। रविवार के दिन लाल भूरी चींटियों को आटा गुड़ देने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। छठे घर को जगाने के लिए राहु देव के उपाय करने चाहिए। जन्मदिन से 8वां महीने शुरू होने पर 5 महीने तक बादाम मंदिर में चढ़ाएं। जितना बादाम मंदिर में चढ़ाएं उतना ही घर वापस लेकर रख दें। कुंडली के 7वें घर को जगाने के लिए शुक्र देव को शुभ रखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आपको अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। स्त्रियों का अपमान न करें, किसी से भी दुर्व्यवहार न करें। 8वें घर को जगाने के लिए चंद्रदेव से संबंधित उपाय करने चाहिए। इसके लिए चांदी का कोई ठोस आभूषण धारण करें। नवम भाव को जागृत करने के लिए गुरु को संबंधित उपाय करने चाहिए। गुरु से संबंधित उपायों का तात्पर्य है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। व्यक्ति को सोने के आभूषण धारण करने चाहिए। मस्तक पर केसर लगाना चाहिए। इन उपायों से गुरु प्रबल होता है और नवम भाव जागृत हो जाता है। दशम भाव को जागृत करने के लिए शनि देव के उपाय किए जाते हैं, जैसे शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, शनिवार का व्रत करें। एकादश भाव को जागृत करने के लिए गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए। गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन चंदन का तिलक लगाएं। 12वें भाव को जागृत करने के लिए केतु के उपाय किए जाते हैं। घर में कुत्ता पालना चाहिए और पत्नी के भाई की सहायता करनी चाहिए। अब हम सोए हुए ग्रहों के बारे में बात करेंगे। जिस ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह न हो वो ग्रह खुद ही सोया हुआ ग्रह माना जाएगा। सोए हुए ग्रह से तात्पर्य यह है कि वह ग्रह जिस घर में बैठा है उसी घर में एक तरह से बंद रहेगा और वह किसी साथी ग्रह की मदद नहीं कर पाएगा, परंतु वह जिस घर में बंद होगा वह अपना शुभ और अशुभ फल उस घर के लिए जारी रखेगा। इसके अलावा अगर कोई ग्रह अपने पक्के घर में बैठा है और उसकी दृष्टि में या उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि न भी हो, वह ग्रह पूर्ण रूप से जागता हुआ माना जाएगा। जैसे सूर्य पहले घर में, मंगल तीसरे और 8वें घर में, चंद्रमा चौथे घर में, बुध छठे व 7वें घर में, शुक्र 7वें घर में, गुरु दूसरे 5वें 9वें व 12वें घर में, शनि 8वें व 10वें घर में जागते हुए माने जाते हैं। सोए हुए ग्रहों का जागना सोए हुए ग्रह का कोई असर नहीं होता, इसलिए इनको जगाना बहुत आवश्यक होता है। यह सोए हुए
ग्रह कैसे जागेंगे यह समझना भी बहुत जरूरी है। यदि गुरु कुंडली में सोया हुआ है तो आदमी जिस दिन अपना कारोबार या नौकरी शुरू करेगा गुरु खुद ब खुद ही जाग जाएगा। इसी प्रकार सूर्य यदि सोया हुआ है तो सरकारी नौकरी या फिर सरकार से संबंधित कोई भी कार्य करने पर विशेषकर 22 वर्ष की आयु के बाद सूर्य जाग जाएगा और अपना शुभ फल प्रदान करने लगेगा। सोया चंद्रमा पढ़ाई आरंभ करने के बाद में जागता है। यदि पढ़ाई पुनः 24वें वर्ष के बाद में शुरू हुई जाए तो सोया शुक्र शादी के बाद में जागेगा। यदि शादी 25वें वर्ष के बाद में हो। सोया हुआ मंगल 22वें वर्ष के बाद में जागता है जब व्यक्ति की शादी या फिर किसी भी प्रकार से किसी औरत से संबंध स्थापित हो जाते हैं। सोया हुआ बुध 34 वर्ष के बाद में जागेगा जब व्यक्ति अपना व्यापार करे, जब बहन अथवा लड़की की शादी करता है। सोया हुआ शनि 36 वर्ष की आयु के बाद में जागेगा जब आदमी अपना मकान बनाएगा। सोया हुआ राहु ससुराल से नजदीकी संबंध होने पर जाग जाएगा यदि यह संबंध 42 वर्ष के बाद में अच्छे हों। सोया हुआ केतु औलाद की पैदाइश के बाद में जागेगा, विशेषकर 48 वर्ष के बाद फल देने आरंभ करेगा। यदि कुंडली में घर व ग्रह सोए हुए हों तो हमें सबसे पहले किस्मत के ग्रह के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि किस्मत का ग्रह सोया हुआ हो तो उसे जगाना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस्मत का ग्रह कौन सा है, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बंद मुट्ठी के ग्रह व किस्मत के ग्रहों के बारे में। लाल किताब के अनुसार सोए हुए ग्रह के जागने के और भी कारण होते हैं, जो कि हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। मान लीजिए किसी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 11 में बैठा है। यहाँ पर तीसरे भाव से आधी दृष्टि पड़ती है और तीसरा भाव छोटे बहन भाई का होता है। इस प्रकार जिस जाति की जायज कुंडली है, यदि उसकी धर्मपत्नी का भाई कायम हो तो भी यह शुक्र देव जागा हुआ माना जाएगा। इस प्रकार हर एक ग्रह और घर किसी न किसी रिश्ते से संबंधित होते हैं। जैसे कि सूर्य देव पिता से संबंधित है, चंद्रदेव माता से संबंधित है, वैसे ही मंगल देव भाई से संबंधित है, जो कि हम उदाहरण में देख चुके हैं। गुरुदेव ददिहाल परिवार से संबंधित है, कहने का तात्पर्य है अपने दादा परिवार से। वह शनिदेव दास पक्ष से मतलब नौकर चाकर से संबंधित होता है। ऐसे ही बुधदेव नानिहाल परिवार से संबंधित है, मतलब नाना परिवार से संबंधित होता है। शुक्र देव दाम्पत्य जीवन से संबंधित है और राहु देव दादा से व केतु देव नाना से संबंधित है। ऐसे ही यदि हम घरों व भावों की बात करें तो प्रथम भाव जातक से मतलब स्वयं से होता है, दादी से व नाना से संबंधित है। दूसरा भाव ताई से मतलब अपने पिता के बड़े भाई की पत्नी से संबंधित होता है। तीसरा भाव छोटे बहन भाई व देवरानी का विचार किया जाता है। चौथे भाव से हम अपने माता का व ससुर का विचार करते हैं। पंचम भाव से हम बड़ा साला, बड़ी साली, बड़ी भाभी, बड़े जीजा जी, जेठ व पुत्र का विचार करते हैं। छठे भाव से हमारे मामा, मौसी, चाची व फूफा का विचार होता है। सप्तम भाव से पति, पत्नी, दादा, नानी का विचार होता है। अष्टम भाव से हम ताऊ जी का विचार करते हैं। नवम भाव से छोटे साला, छोटी साड़ी, छोटे जीजा जी, छोटी भाभी, देवर का विचार होता है। दशम भाव से पिता व सास का विचार करते हैं। एकादश भाव से हम बड़े भाई, बड़ी बहन, पुत्र वधू व जेठानी का विचार करते हैं। 12वें भाव से हम मामा, चाचा, बुआ का विचार होता है। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई सवाल हो तो वह कमेंट कर सकता है।